एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी के इस चैनल में, जहां पर हम पढ़ते हैं क्लास 9th से लेकर 12th तक सीबीएसई के सभी जो कोर्सेज हैं। यानी कि ये बात कर रहे हैं हम 9th में कोर्स ए और बी, और क्लास 9th 10th का कोर्स ए बी, और 11th 12th का कोर और इलेक्टिव। इन सभी में आपके सीबीएसई विषय में जितने भी सीबीएसई से हिंदी विषय में आपके पास जितने भी ये चीजें आपके सब्जेक्ट में हैं, उन सभी को मैं आपको पढ़ाती और समझाती हूँ। आज का वीडियो हम लेकर आए हैं क्लास 11th के लिए। क्लास 11th में हम आजकल कर रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, और ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपके आने वाले हैं आपकी बुक अंतरा भाग 1 से। हम इलेक्टिव की बात कर रहे हैं, हमने कोर की अपनी सभी बुक्स को कंप्लीट कर लिया है, तो अभी हम कर रहे हैं अपनी अंतरा बुक। और अंतरा बुक में हमने अब अपना गद्य खंड कंप्लीट करके हम काव्य खंड में आ गए, और अब काव्य खंड के भी हम सेकेंड लास्ट चैप्टर पे हैं। इसी के साथ हमारी बुक भी खत्म हो जाएगी, हमारा नेक्स्ट चैप्टर घर की वापसी के साथ। तो आज हम इस कविता पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम करीबन आपके लिए 3 काव्यांश लेकर आए हैं, उन पर आधारित 5-5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। लेकिन इसके बाद भी अभी बहुत सारे प्रश्न हमारे बच जाते हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी हम कर रहे हैं जो आपको काफी हद तक हेल्प करेंगे प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा जो वीडियो है क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव की हमारी बुक है अंतरा भाग 1। इसके काव्य खंड का अध्याय है हस्तक्षेप। ये कविता हमारे सामने रखी है श्रीकांत वर्मा जी ने। तो सबसे पहला काव्यांश है हमारे पास, कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध में की व्यवस्था में दखल ना पड़ जाए। मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए, मगध में ना रही तो कहाँ रहेगी। क्या कहेंगे लोग, लोगों का क्या, लोग तो यह भी कहते हैं मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं। तो यहाँ पर मगध के माध्यम से कवि ने ये बताने समझाने की कोशिश करी है कि जब कहीं पर भी अगर निरंकुश शासन हो जाता है तो वहां किसी भी तरह की किसी भी चीज के लेकर हम विरोध नहीं कर सकते। तो वही चीज इन्होंने बताया है कि मगध में कोई कुछ चीखता नहीं इस डर से कि मगध की व्यवस्था, अगर मगध के अंदर व्यवस्था भंग होगी, अगर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया तो वहां के शासन तंत्र को बहुत परेशानी होगी, क्योंकि वहां का शासन तंत्र निरंकुश है। तो इसलिए अब लोग कहने लगे हैं कि मगध कहने को मगध है, रहने को नहीं, क्योंकि मगध एक समय में बहुत ही अच्छा राज्य हुआ करता था, लेकिन अब नहीं। तो ये बात यहाँ पर इस काव्यांश में कवि ने हमें समझाने की कोशिश करी। अब इस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, पद्यांश में चीखना किस का प्रतीक है। चीखना यानी कि अपनी आवाज उठाना, अपनी मर्जी से कोई बात किसी के सामने रखना, है ना। व्यर्थ चिल्लाने, विरोध करने, शांति बनाने, अपनी मर्जी चलाने। तो यहाँ पर चीखना है विरोध करने का प्रतीक। यानी कि अगर मान लीजिए कहीं पर कोई चीज गलत है और हम चाहें कि उसके प्रति हम अपनी आवाज उठाएं, तो वो हो जाता है विरोध करना। तो यहाँ चीखने का जो तात्पर्य है वो क्या निकल कर आता है, वो है विरोध करना। नेक्स्ट आते हैं, मगध में कोई चीखता भी नहीं, क्यों। इसका रीजन क्या है देखते हैं। क्योंकि इससे शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप माना जाएगा, यानी कि इंटरफेरेंस माना जाएगा। क्योंकि मगध में सभी शांति बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि चीखना सभ्यता के अंतर्गत नहीं आता। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है, क्योंकि इससे शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप माना जाएगा। मगध में ना रही तो कहाँ रहेगी, पंक्ति से क्या अभिप्राय। ठीक है, अब इस पंक्ति का क्या मतलब है। मगध की शासन व्यवस्था अच्छी नहीं है, मगध की तंत्र व्यवस्था सभी के लिए आदर्श है। मगध एक विशाल साम्राज्य है, मगध का राजतंत्र निरंकुश है। अब मगध में ना रही तो कहाँ रहेगी, क्योंकि मगध अपने आप में एक आदर्श शासन तंत्र रहा है, लेकिन आज जो राजतंत्र है वो ऐसा नहीं है। तो हमेशा सभी के लिए, क्योंकि भाई मगध में ही तो चंद्रगुप्त मौर्य रहे, वहीं पर चाणक्य रहे, तो वो एक आदर्श तंत्र रहा है, इसीलिए ये इसको बोला गया है। तो क्या है, मगध तंत्र व्यवस्था सभी के लिए आदर्श है, इसलिए अगर यहां नहीं रहेगी तो कहां रहेगी। पद्यांश के अनुसार लोग क्या क्या कहते हैं। मगध अब रहने योग्य नहीं रहा, मगध का राजतंत्र सुव्यवस्थित है, मगध एक आत्मनिर्भर राज्य है, मगध की व्यवस्था आदर्श है। तो पद्यांश के अनुसार लोग क्या क्या कहते हैं कि मगध अब रहने योग्य नहीं रहा है। सिर्फ कहने के लिए मगध है, लेकिन रहने के लिए।
प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमारे पास कुछ कथन आए, ये क्या है देखिए। अब इसमें से सही कथन हमें निकालना होगा। मगध में के व्यक्ति दुख सहन करने के लिए बाध्य है, बात सही है। नेक्स्ट आते हैं, निरंकुश शासन व्यवस्था में अधिकारों से वंचित होने के कारण मगध रहने योग्य नहीं रहा है, ये भी सही है। मगध में जनता के दुखों का ध्यान दिया जाता है, नहीं, कोई ध्यान नहीं देता। तो यहाँ पर पहला और दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। नीचे आते हैं तो आप देख रहे हैं खा वाले में पहला और दूसरा सही बताया गया है। अब आते हैं सेकंड पद्यांश पे। कोई छींकता तक नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग ना हो जाए। मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए। मगध है तो शांति है। तो यहाँ छींकना एक बहुत ही प्राकृतिक प्रक्रिया है। अब अगर उस छींकने का मतलब है कि कोई एक चूं तक आवाज नहीं उठा सकता शासन तंत्र के खिलाफ, क्योंकि अगर वो उठाएगा तो शासन तंत्र की जो व्यवस्था है, जो शांति है, वो भंग हो जाएगी। तो यह मगध में बहुत जरूरी है शांति का बने रहना, इसलिए कोई शासन तंत्र के खिलाफ कोई भी विरोध भरी एक उंगली तक नहीं उठाता है। पद्यांश संख्या का इस पद्यांश का पहला है प्रश्न, पद्यांश में मगध किसका प्रतीक है? इस समय इस पद्यांश में जो है ये निरंकुश शासन तंत्र का प्रतीक है। ठीक है, तो यहां पर है निरंकुश सत्ता का प्रतीक है। कथन ए है हमारा, कथन कारण आधारित है। मगध में लोगों को छींकने का अवसर भी नहीं दिया जाता। ठीक है, मगध में शांति व्यवस्था रहनी चाहिए, तो वहां पर छींकने को हर किसी को रोक है। क्यों? क्योंकि वहां पर शांति बनाए रखनी है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है, तो यहाँ पर हम का ऑप्शन टिक करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, पद्यांश के अनुसार शांति की आवश्यकता क्यों है? मगध राज्य बना रहे इसलिए शांति व्यवस्था होनी जरूरी है। मगध साम्राज्य को बनाए रखने के लिए, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए, आदर्श और सभ्य जीवन के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही क्या है? मगध साम्राज्य को बनाए रखने के लिए शांति बनाए रखना जरूरी है। प्रस्तुत पद्यांश का केंद्रीय बिंदु क्या है? जहां कहीं पे भी निरंकुश शासन व्यवस्था हो, जहां का शासन व्यवस्था जो लोग हैं, जो जनता है, उनकी सुख सुविधाओं पर ध्यान नहीं देते, उनकी आवाज पर ध्यान नहीं देते, ऐसे राजतंत्र को निरंकुश राजतंत्र कहते हैं। तो ऐसे राजतंत्र पर व्यंग प्रहार करना ही इस पूरी कविता का केंद्रीय भाव है। निरंकुश शासन व्यवस्था पर व्यंग करना बिल्कुल सही है। समाज में शांति बनाए रखना, शासन कोई भी हो हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राष्ट्र में शांति बनाए रखने के अवसर प्रदान करना, तो सही क्या है? निरंकुश शासन व्यवस्था पर व्यंग करना। पद्यांश के अनुसार तंत्र की निरंकुशता में हस्तक्षेप करने से क्या होगा? अगर हम कहें कि अगर हम यहाँ पर ये जो शासन तंत्र चल रहा है इसमें हम हस्तक्षेप करें, यानी कि हम कोई विरोध करें, तो इसका क्या हो असर होगा? इससे शांति भंग हो जाएगी, सही ना? तो क्या है? मगध की शांति भंग हो जाएगी। चलिए अब आ जाते हैं हम तीसरे काव्यांश पे। क्या दिया है? कोई टोकता तक नहीं इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज ना बन जाए। एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप। वैसे तो मगध निवासियों कितना भी कतराओ, तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से। जब कोई नहीं करता तब नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा यह प्रश्न कर हस्तक्षेप करता है, मनुष्य क्यों मरता है? अब देखिए, मनुष्य जब तक जीवित है तब तक अगर उसे कोई प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी होती है, तो वो उसको लेकर आवाज उठाता है। लेकिन निरंकुश शासन व्यवस्था में इस तरह की कोई भी प्रचलन के लिए विरोध होता है। शासन तंत्र कुछ भी करता रहे, आपको मुंह बंद करके उस चीज को सहन करना होता है। ठीक है, तो ये चीज इस समय मगध में स्थापित है। तो क्या कह रहे हैं? वहां पर कोई टोकता तक नहीं, मतलब कि शासन तंत्र कुछ भी करता रहे। क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है? एक होता है विपक्ष, जो लोकतंत्र यानी कि सरकार द्वारा किए गए किसी भी कार्य को रोकती या टोकती है। निरंकुश शासन व्यवस्था में ऐसा कोई प्रबंध नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि वहां पर कोई भी टोकता नहीं, यानी कि सरकार के विरोध में कोई आवाज तक नहीं उठाता कि कहीं ये टोकने का रिवाज ना बन जाए, यानी कि लोग कहीं आदत ना बना ले कि एक ने टोका, दूसरे ने टोका, तीसरे ने टोका। तो ये एक कहीं जो है एक रिवाज ना बन जाए, एक रीति ना बन जाए कि सभी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने लगे। वैसे तो मगध निवासियों तुम कितना भी कतराओ। अब कवि कहते हैं कि तुम चाहे जितना भी इस रोकने टोकने के रिवाज से बचना चाहो, मगर तुम बच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर तुम बचना भी चाहोगे
तो तुम जीवित होते हुए भी मरे के समान, क्योंकि तुम विरोध नहीं कर रहे हो। और उस कंडीशन में एक मरे हुए मुर्दा के ऊपर ये भार आ जाता है कि वो ये कहेगा कि आखिर व्यक्ति क्यों मरता है, क्योंकि मरने की दो कंडीशन को यहां पर उजागर किया गया है। एक व्यक्ति जो लिटरली मर गया, जो अब उसके अंदर सांसें नहीं है, तो वहां वो मुर्दा का प्रतीक है। दूसरा, एक व्यक्ति जीते जी भी अगर अपनी मर्जी से कुछ ना कर पाए तो वो जीते जी मरे हुए के समान है, जो कि इस समय मगध वासियों के रूप में प्रस्तुत किए गए। तो यहाँ पर उस मुर्दे के माध्यम से, यानी कि लिटरली मर चुके व्यक्ति के माध्यम से यहाँ कहा जा रहा है कि व्यक्ति जीते जी क्यों मरता है। चलिए, अब इस पर 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, मगध में तंत्र की कार्यप्रणाली पर कोई रोक टोक करने का अधिकार क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि वहां पर कहीं इस चीज का रिवाज ना बन जाए, रीति ना बन जाए, परंपरा ना बन जाए, है ना। तो सही क्या है, कहीं ये रिवाज ना बन जाए। ठीक है, यदि एक बार रोक टोक शुरू हो गई तो क्या होगा? हो सकता है प्रश्न पूछने का या रोकने टोकने का एक सिलसिला शुरू हो जाए, है ना। सत्ता पक्ष मजबूर जनता के विरुद्ध हो जाएगा, फिर जनता सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछने लग जाएगी। अगर एक प्रश्न पूछेगा तो बहुत सारे प्रश्न पूछने के लिए खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। सत्ता पक्ष निरंकुश हो जाएगा, वो तो पहले ही निरंकुश है। मगधवासी परेशान हो जाएंगे, वो तो पहले ही चुप रहकर परेशान है। तो सही क्या है, फिर जनता सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछने लग जाएगी। सबका मतलब एक रिवाज बन जाएगा कि बार बार वो प्रश्न पूछेंगे। पद्यांश के अनुसार मगध की तंत्र प्रणाली किससे नहीं बच सकती? अब आपको बताना है वो किससे नहीं बच सकती। वो है हस्तक्षेप से, यानी कि इंटरफेरेंस से। चाहे जितना रिंगो शासन हो, कोई ना कोई तो विरोध करेगा ही ना, है ना। तो क्या है, हस्तक्षेप से। सत्ता के विरुद्ध हस्तक्षेप कौन कर सकता है? जिसके पास खोने के लिए कुछ न हो, जैसे मुर्दा तो अपनी जान भी गंवा चुका है, अब वही ऑब्जेक्शन कर रहा है, यानी कि जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है वो हस्तक्षेप करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। केवल सत्ता पक्ष के लोग, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, केवल राज्य की जनता। उपरोक्त सही क्या है, मुर्दा जैसे लोग, यानी कि जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। पद्यांश में मुर्दा किसका प्रतीक है? यानी कि जो व्यक्ति जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, यानी कि उसके पास कुछ पाने की इच्छा नहीं है, तो यानी कि एक तरीके से निस्वार्थ व्यक्ति। तो यहाँ पर का ऑप्शन सही है। चलिए, अभी तो हमने 3 काव्यांश देखे, उस पर आधारित कुछ प्रश्न देखे। अब हम देखने जा रहे हैं संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न, यानी कि पूरे पाठ पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। मगध के माध्यम से हस्तक्षेप कविता किस व्यवस्था की ओर इशारा करती है? जाहिर सी बात है, निरंकुश शासन व्यवस्था की ओर। यहां पर गा ऑप्शन सही है। मगध निवासी किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करने से क्यों कतराते हैं? सिर्फ इसलिए कि कहीं उसका रिवाज ना बन जाए, कहीं वो राजद्रोही घोषित ना कर दिए जाएं, इस तरीके से। उनकी हस्तक्षेप की आदत नहीं है। हस्तक्षेप करना साहस का काम है। हस्तक्षेप करने वाले को वहां राजद्रोही समझा जाता है। मगध की व्यवस्था में हस्तक्षेप शुभ संकेत नहीं है। तो सही क्या है, हस्तक्षेप करने वाले को वहां पर राजद्रोही समझा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, सभी मनुष्यों के होने के बावजूद एक मुर्दा ही हस्तक्षेप करता है, आखिर क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और दूसरा वो निस्वार्थ है ना। मुर्दा बहादुर है, मुर्दे के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उसको किसी का डर नहीं है। जो व्यक्ति अपनी जान तक खो चुका है, उसे किस चीज का डर होगा? तो यहाँ पर खा और गा ऑप्शन सही है, तो हम घा पर इसको टिक करेंगे। मगध में शांति किस प्रकार रह सकती है? अगर सब चुप रहे, कोई किसी तरह का विरोध प्रकट ना करे, तो शांति बनी रहेगी, है ना। सब चुप रहें, राजा का पालन करें, कोई किसी विषय पर अपनी प्रतिक्रिया ना दे, उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पर 2 चीजें सही हो रही है। पहली चीज है आपका कि सब चुप रहें, दूसरा है कोई किसी विषय पर प्रतिक्रिया ना दे, ना अच्छी ना बुरी। तो यहाँ पर अगर हम सही देखें तो वो है आपका ग ऑप्शन, कि कोई किसी भी तरह की प्रतिक्रिया ना दे। किसी शासन व्यवस्था में किसी को बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता। ऐसी व्यवस्था कौन सी होती है? किस शासन व्यवस्था में किसी को बोलने का अधिकार? निरंकुश शासन व्यवस्था में। तो यहाँ पर गा ऑप्शन सही। मुर्दे का हस्तक्षेप करने से क्या आश्रय है? अब मुर्दा हस्तक्षेप कर रहा है, यानी कि उसके पास कुछ खोने के लिए नहीं है। निरंकुश शासन व्यवस्था पे ऐसा व्यक्ति पूरी तरीके से हस्तक्षेप कर सकता है जिसे कुछ खोने का डर ना हो, इवन जिसके पास खुद की अपनी जान भी नहीं बची, है ना।
जब तानाशाही अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है तो एक कमजोर व्यक्ति भी हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, सही। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहता है? वो तानाशाह के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, अन्याय के विरुद्ध आवाज अवश्य उठानी चाहिए। जो तानाशाह होते हैं वे किसी की नहीं सुनते या इनमें से कोई नहीं। तो कवि इन सभी पूरी कविता के माध्यम से बताना चाहता है कि अन्याय के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि अन्याय के अगर विरुद्ध आवाज ना उठाई जाए तो धीरे धीरे वो अन्याय बढ़ता जाता है। प्रस्तुत काव्यांश में कौन सी विशेषता है? अब ये पूरी कविता अगर हम पढ़ें तो इसमें किस चीज की विशेषता है, चलिए देखते हैं। खड़ी हिंदी बोली है, बिल्कुल सही है। मुक्त छंद है, बिल्कुल सही है। व्यंग्यात्मक शैली है, व्यंग्य किया गया है। निरंकुश शासन व्यवस्था पे उपरोक्त सभी, तो हम क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी इसकी विशेषता है। हस्तक्षेप कविता का मूल भाव या संवेदना क्या है? ऑप्शंस देखते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करना, यानी कि हमें बोलने की आजादी होनी चाहिए अपनी मर्जी से। सत्ता की क्रूरता और उसके कारण पैदा होने वाले प्रतिरोध को प्रकट करना, बिल्कुल सही है। सत्ता को निरंकुश होने से रोकने के लिए जनता में जागरूकता पैदा करना, उपरोक्त सभी। तो यहां पर इन सभी की मूल भावना या संवेदना यही है, तो हम क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी। मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं। लोग ऐसा क्यों कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं। क्योंकि वहां पर निरंकुश सत्ता के कारण लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, बिल्कुल सही है। कहने को मगध है, रहने को नहीं, क्योंकि वहां हमें हमारे बेसिक जो है अधिकार है वही नहीं मिल रहे हैं। वहां अब नैतिकता नहीं बची है, ये भी सही है। वहां लोगों को बोलने तक की आजादी नहीं है, ये भी सही है। तो यहाँ पर मगध कहने को मगध है, रहने को नहीं, इसके ये सारे ही कारण सही हैं, तो हम लगाएंगे उपरोक्त सभी। तो ये था हमारा हस्तक्षेप कविता पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इन्हें आपने अच्छे से देखा ना, तो कविता अच्छे से समझ जाइए। कविता का जो मेन कहने का तात्पर्य है, इसको मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन में आपको समझा चुकी हूँ। तो कविता क्या कह रही है, उसके पीछे कवि क्या कहना चाह रहा है, हमने वो सारी चीजें आपको समझाई। तो मतलब कविता का अर्थ और उसका आश्रय, ये दोनों ही चीजें आपके लिए समझ में आनी जरूरी है, तभी आप कविता पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा, जहां पर मैंने हर एक चीज आपको डिटेल में समझाई। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे अपने आखिरी अध्याय घर वापसी, जहां पर कवि अपने परिवार के बारे में बहुत कुछ हमें बता रहे हैं। ठीक है, उनकी आर्थिक परिस्थितियां, उनके सदस्यों, सभी के बारे में। तो जल्दी ही मिलते हैं उस पार्ट के साथ, उसके बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर। लेकिन उससे पहले फटाफट चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, कोई भी अगर क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं, मैं जल्दी उसका आंसर दूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।